presented by याकुल्ट। याकुल्ट पाचन में सुधार और प्रतिरक्षा बढ़ाने में मदद करता है। प्रतिदिन याकुल्ट का सेवन करें। नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप शो। आज हम सबके लिए, पूरे देश के लिए बहुत दुखद दिन है। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को हमने खो दिया है। एक हेलीकॉप्टर हादसे में जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत 13 लोगों की मौत हो गई है। 8 दिसंबर का पूरा दिन हमारे देश ने प्रार्थनाएं करके बिताया। जैसे ये जानकारी सामने आई कि तमिलनाडु में सीडीएस जनरल रावत को ले जा रहा हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, सरकार से लेकर आम नागरिक सभी मनाने लगे कि कहीं से कोई अच्छी खबर आ जाए। लेकिन जिस तरह की हलचल सरकार में पैदा हो गई थी और जिसे हम देख पा रहे थे पूरे दिन, उसी से लग गया था कि कुछ बुरा हो गया है। आज का दी ललन टॉप शो जनरल बिपिन रावत और उनकी विरासत के नाम है। हम जानेंगे कि वो देश के सबसे वरिष्ठ सैनिक अधिकारी के पद तक कैसे पहुंचे, वो कौन सा काम था जिसमें वो आखिरी सांस तक लगे रहे और विरासत में उन्होंने एक कृतज्ञ राष्ट्र के पास क्या छोड़ा है। लेकिन पहले उनके आखिरी दिन पर गौर करते हैं। आज सुबह भारतीय वायुसेना के वीआईपी जेट ने दिल्ली से दक्षिण की तरफ उड़ान भरी। ये एक एम्ब्रेयर ERJ-135 विमान था, टेल नंबर K3602। इसमें सवार थे सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत। साथ में सीडीएस का स्टाफ और उनके अंगरक्षक थे ब्रिगेडियर LS लिद्दर, लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, नायक गुरसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार, लांस नायक विवेक कुमार, लांस नायक B साई तेजा और हवलदार सतपाल। कुल 9 लोग। K3602 पालम से चलकर तमिलनाडु के सुलूर एयरफोर्स स्टेशन पहुंचा। ये कोयम्बटूर जिले में पड़ता है। सुलूर का नाम आपने हो सकता है पहले भी सुना हो। यह हमारे देश में बने लड़ाकू विमान LCA तेजस का पहला स्क्वाड्रन तैनात है। लेकिन आज जनरल रावत के लिए सुलूर एक पड़ाव था। उनकी असली मंजिल थी वेलिंगटन स्थित डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, वो संस्थान जहां सेना, नौसेना और वायुसेना के अधिकारियों को उच्च पदों के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। भारत के साथ साथ यहाँ तकरीबन 60 देशों के अधिकारी प्रशिक्षण पाते हैं। यहाँ जनरल रावत कैडेट इंटरेक्शन प्रोग्राम के लिए पहुंचने वाले थे, माने प्रशिक्षु अधिकारियों से मिलने। इस मौके पर उन्हें अधिकारियों को संबोधित भी करना था और ऐसे कार्यक्रमों में अधिकारी अक्सर सपत्नीक शामिल होते हैं। फिर मधुलिका रावत डिफेंस वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन DWWA की अध्यक्षा भी थी, इसीलिए वो इस प्रोग्राम में जनरल रावत के साथ थी। सुलूर में सीडीएस की औपचारिक तरीके से अगवानी की गई सैन्य परंपराओं के अनुरूप। इसके बाद सीडीएस को वेलिंगटन के लिए निकलना था। यात्रा के इस पड़ाव के लिए भारतीय वायुसेना के सबसे आधुनिक वर्टिकल लिफ्ट एयरक्राफ्ट्स में से एक Mi-17 V5 को तैनात किया गया था। ये एक ताकतवर और भरोसेमंद हेलीकॉप्टर है जो कि नियमित रूप से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को लाने ले जाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। उड़ान से पहले भारतीय वायुसेना के इंजीनियर्स ने हेलीकॉप्टर की एक विस्तृत जांच की थी। इसके बाद हेलीकॉप्टर को उड़ने के लिए लिखित अनुमति दी गई और इस उड़ान की कमान वायुसेना के बेहद अनुभवी पायलट्स के हाथ में दी गई। सुलूर से वेलिंगटन करीब 90 किलोमीटर पड़ता है। सीडीएस के हेलीकॉप्टर में कुल 14 लोग सवार हुए थे। 9 लोग जो दिल्ली से आए थे, जिनके बारे में हमने आपको बताया, हेलीकॉप्टर का चालक दल और स्टाफ कॉलेज के वरिष्ठ अधिकारी। हेलीकॉप्टर को वेलिंगटन जिमखाना क्लब के हेलीपैड पर उतरना था। वहां डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज के अधिकारी सीडीएस की अगवानी के लिए तैयार खड़े थे। वेलिंगटन से 3 किलोमीटर पहले कुनूर नाम का इलाका पड़ता है। पहाड़ी इलाका है, नीलगिरी की ऊंची पहाड़ियां हैं और जंगल हैं। करीब 12:15 बजे कुनूर में लोगों ने एक जोर की आवाज़ सुनी। लोग उस तरफ दौड़े तो आंगनवाड़ी केंद्र के पास हेलीकॉप्टर ज़मीन पर गिरा था और उसमें से आग की लपटें निकल रही थीं। चश्मदीदों के मुताबिक आग के बीच से कुछ लोग बाहर निकलने की कोशिश करते हुए दिखे। आपने तस्वीरें में देख ली होंगी जिनमें स्थानीय लोग आग बुझाने के लिए पानी की बाल्टियां डाल रहे हैं। लोगों को कोई आइडिया नहीं था उस वक्त के हेलीकॉप्टर में कौन था। स्थानीय लोगों ने हेलीकॉप्टर में सवार लोगों को आग से बाहर निकालने की कोशिश की और साथ में ही फायर ब्रिगेड समेत स्थानीय प्रशासन को सूचना भी दी। घंटे भर बाद यानी करीब 1:15 बजे के आसपास ये खबर नेशनल प्रेस तक पहुंची कि सीडीएस का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। जानकारी ये भी आई कि घायलों का वेलिंगटन में आर्मी बेस हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, इसीलिए जनरल रावत की सलामती के लिए पूरा देश दुआएं करने लगा। लेकिन फिर दोपहर बाद अस्पताल से बुरी खबरें आने लगी। उधर दिल्ली में हम ये देखने लगे कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लगातार बैठकों से निकल के फौरन साउथ ब्लॉक जा रहे थे, जहां रक्षा मंत्रालय है। वहां वो बैठक करते हैं, वापस आते हैं। एक खबर आती है कि संसद को वो जानकारी देंगे, दोनों सदनों में बयान देंगे, लेकिन उस बयान से पहले भी खूब सारी तैयारी होती है और अंत में ये आता है कि वो बयान शायद आज
नहीं हो पाएगा, बहुत नर्वसनेस थी। उधर मौत का आंकड़ा बढ़ने लगा जब ये सब हो रहा था। शाम तक 12 लोगों की मौत की जानकारी मीडिया तक पहुंच चुकी और शाम तक के ही चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी भी घटनास्थल का खुद मुआयना करने के लिए सुलूर पहुंच गए थे। वहां से वो कुनूर गए। ये भी जानकारी आई कि 2 लोगों को अभी भी बचाने की कोशिश हो रही है, जिनमें से एक 90% तक जल चुके थे और दूसरे के शरीर पर 45% बर्न इंजरीज बताई गई। लेकिन फिर एक और उम्मीद टूट गई और मौत का आंकड़ा 13 तक पहुंच गया। 6:03 पर भारतीय वायुसेना ने ट्वीट करके इसके बाद बता दिया कि जनरल रावत और उनकी पत्नी समेत 13 लोगों की क्रैश में मौत हो गई। सिर्फ एक व्यक्ति के जिंदा होने की खबर है, डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज के डायरेक्टिंग स्टाफ ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह। उनका इलाज फिलहाल वेलिंगटन में सेना के अस्पताल में चल रहा है। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह एक डेकोरेटेड पायलट हैं। उन्हें इसी साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शौर्य चक्र से भी अलंकृत किया गया। 2020 में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, हमारा घरेलू लड़ाकू विमान, उसमें उड़ान के बीच एक तकनीकी दिक्कत आ गई। इसके बावजूद ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह ने अपना एयरक्राफ्ट बचा लिया, उसे सुरक्षित लैंड करवाया। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह जैसे बेहद अनुभवी पायलट्स की बदौलत ही तेजस का शानदार रिकॉर्ड कायम है। आज तक एक भी फेटल क्रैश इस फाइटर जेट में नहीं हुआ है। हम ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की सलामती की कामना करते हैं। अब लौटते हैं जनरल रावत पर। वो एक बार पहले भी हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत को मात दे चुके थे। 3 फरवरी 2015 की बात है। नागालैंड के दीमापुर में सेना का एक चीता हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ। इसमें बिपिन रावत समेत सेना के 3 अधिकारी सवार थे। तब बिपिन रावत लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर थे और दीमापुर में तैनात 3 कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग थे। उड़ान भरने के बस कुछ ही सेकंड बाद हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। तब हेलीकॉप्टर महज 20 फीट की ऊंचाई पे था, इसीलिए किसी को गंभीर चोट नहीं आई। लेकिन अफसोस, इस बार ऐसा नहीं हो सका। क्रैश के बाद हेलीकॉप्टर के मलबे की जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर आईं, उन्हें देखकर लगता है कि ये भयानक क्रैश हुआ होगा और क्रैश के बाद हेलीकॉप्टर में आग भी लगी थी। हादसा क्यों हुआ, इसे लेकर अभी कोई पक्की जानकारी नहीं है। हेलीकॉप्टर वायुसेना का था, वायुसेना के पायलट्स ही इसे उड़ा रहे थे, इसीलिए वायुसेना ने ही जांच का ऐलान किया है। हमें पक्का तो नहीं पता कि हादसा क्यों हुआ, लेकिन 4 आशंकाएं जताई गई हैं। ये स्पेकुलेशंस हैं, लेकिन इसी तरह से हादसे हुआ करते हैं। पहला, ख़राब मौसम, नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, ठंड का मौसम है, धुंध भी हो सकती है। दूसरा, इंजन फेलियर। तीसरा, हेलीकॉप्टर में और कोई टेक्निकल ग्लिच जिससे उसकी उड़ान प्रभावित हुई हो। और चौथी, पायलट की चूक। ये बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर जहां क्रैश हुआ है वहां से कुछ ही दूरी पर उसे उतरना था, इसीलिए हो सकता है कि पायलट्स ने हेलीकॉप्टर की हाइट को कम किया हो। ख़राब मौसम और ख़राब विजिबिलिटी की वजह से हेलीकॉप्टर किसी पहाड़ी से या पेड़ से टकराया हो, लेकिन ये सारी चीज़ें अभी स्पेकुलेशंस हैं। पुख्ता जानकारी वायुसेना की विस्तृत जांच के बाद ही हमारे सामने आएगी और हम अपने दर्शकों को भी देंगे। इस क्रैश पर हैरानी इसीलिए भी ज़्यादा जताई जा रही है कि ना तो हेलीकॉप्टर कमज़ोर था और ना ही पायलट। जनरल रावत के Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर को एयरफोर्स के बेहद अनुभवी पायलट्स उड़ा रहे थे और इस हेलीकॉप्टर को तो दुनिया के सबसे एडवांस्ड और सबसे भरोसेमंद मिलिट्री ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स में गिना जाता है। Mi-17 V5 एक मीडियम लिफ्ट मिलिट्री ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है। मान्य सेना का साजो सामान और सैनिकों को अलग अलग स्थानों तक पहुंचाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के लिए किसी मिशन के लिए एक सैनिक टुकड़ी को ले जाना, उसे मिशन के दौरान सामान पहुंचाते रहना और फिर सभी को वापस लाना। Mi-17 V5 को कजान हेलीकॉप्टर्स नाम की एक कंपनी तैयार करती है, रूस में है और इसमें 2 इंजन लगे होते हैं और ये अपने साथ 4 टन सामान ले जा सकता है या फिर 36 सैनिक। स्ट्रेचर्स पर अगर आप सैनिकों को ले जाएंगे तो नंबर थोड़ा नीचे हो सकता है। कैबिन के अलावा यह हेलीकॉप्टर सामान को अपने नीचे स्लंग करके, टांग करके भी ले जा सकता है। अगर कैबिन में सामान ना हो तो इस हेलीकॉप्टर के नीचे आप 5 टन तक का सामान बांध कर ले जा सकते हैं और ये 230 से 250 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है। 650 किलोमीटर तक जा सकता है। अगर ईंधन के लिए आप अतिरिक्त टैंक्स लगा दें तो ये 1180 किलोमीटर तक भी जा सकता है। 6000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ सकता है। इसे चलाने के लिए एक 3 लोगों का क्रू आपको चाहिए होता है, पायलट, को पायलट और फ्लाइट इंजीनियर। ये किसी भी मौसम में दिन और रात में उड़ सकता है, लगभग कहीं भी लैंड कर सकता है। ट्रांसपोर्ट ड्यूटी के लिए भारतीय वायुसेना ने Mi सीरीज के हेलीकॉप्टर्स का डेकेड्स में खूब इस्तेमाल किया, दशकों से हम करते आ रहे हैं। Mi-8 प्रताप वायुसेना को 1970 के दशक में मिला। Mi-8 को हम अपने यहाँ प्रताप कहते थे। प्रताप की कई अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसमें सियाचिन ग्लेशियर पर चला ऑपरेशन मेघदूत भी है।
इसीलिए जब Mi-8 पर आधारित एक नया, उन्नत और ज़्यादा ताकतवर हेलीकॉप्टर आया तो वायुसेना को खूब पसंद आया। यही हेलीकॉप्टर था Mi-17 V5। Mi-17 नया हेलीकॉप्टर था, V5 उसका एक इटरेशन है, एक वर्जन है। प्रताप को 2019 में सेवानिवृत्त किया गया था Mi-8 को, और अब प्रताप की जिम्मेदारियां हमारे देश में Mi-17 उठाते हैं, Mi-17 के V5 वेरिएंट्स। 2008 में रूस से सौदा हुआ और 2011 से 13 के बीच भारतीय वायुसेना को हेलीकॉप्टर्स मिलने लगे, इंडक भी हुए और 2018 तक आखिरी बैच आ गया। आमतौर पर आप Mi-17 V5 क्रैश होने की खबरें कम सुनेंगे या नहीं सुनेंगे। आज वाले हादसे से पहले एक बार हमने साल 2019 में Mi-17 V5 के गिरने की खबर सुनी थी, जो कि खूब चर्चा में भी रहा था। हालांकि बाद में जांच जब हुई तब सामने आया कि हेलीकॉप्टर गिरा नहीं था, गिराया गया था। बालाकोट एयर स्ट्राइक्स के बाद 27 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के बडगाम में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। उसी सुबह भारत और पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों के बीच एक डॉग फाइट हुई थी, जिसमें हमने पाकिस्तान के F-16 विमान को गिराने का दावा किया था, और इस झड़प में भारत का भी एक लड़ाकू विमान क्रैश हुआ था, जिसके पायलट थे विंग कमांडर और अब ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान। बडगाम में Mi-17 V5 क्रैश होने की खबर आई और इस हादसे में हेलीकॉप्टर में सवार 6 वायुसेना के जवानों समेत कुल 7 लोगों की मौत हुई थी। एक व्यक्ति ज़मीन पर भी था। बाद में इस मामले में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी शुरू की गई और जांच में सामने आया कि हमारे ही एयर डिफेंस सिस्टम से हेलीकॉप्टर को मार गिराया गया गलती से। पाकिस्तान की तरफ से हवाई हमले के खतरे की वजह से हमारा एयर डिफेंस सिस्टम तब हाई अलर्ट पर रखा गया था और दुश्मन का हेलीकॉप्टर समझकर अपने Mi-17 को हमने गिरा दिया था। ये एक चूक थी। इसके अलावा आज से पहले कम से कम 5 बार Mi-17 V5 क्रैश हुए हैं, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि इनके आधार पर फिलहाल ये नहीं कहा जा सकता कि यह हेलीकॉप्टर असुरक्षित है। तो अब सभी को जांच रिपोर्ट का इंतजार है। अब कुछ देर गौर किया जाए जनरल रावत के यहाँ तक के सफ़र पर। 16 मार्च 1958 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में जन्मे बिपिन रावत को सेना से जुड़ाव विरासत में मिला। उनके दादा सेना में थे, पिता लेफ्टिनेंट जनरल रहे सेना में, चाचा भी फौज में हवलदार होकर रिटायर हुए हैं। और फिर दिसंबर 1978 में इस विरासत का जिम्मा लिया खुद बिपिन रावत ने। 1978 में वो इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट हो गए और स्वॉर्ड ऑफ ऑनर भी उन्हें मिला। टॉप पर रहने वाले ऑफिसर्स को यह सम्मान मिलता है। उन्हें 5 गोरखा राइफल्स में कमीशन किया गया था। पूर्वोत्तर और जम्मू कश्मीर यानी कि दोनों प्रमुख थिएटर्स में उन्होंने सेवाएं दी, फॉर्मेशंस लीड की। आगे चलकर सेना प्रमुख बनने से पहले वो सदन कमांड के प्रमुख भी रहे। दिसंबर 2016 में सेना प्रमुख बनाए गए और 31 दिसंबर 2019 यानी कि पूरे 3 साल तक इस पद पर रहे और फिर 1 जनवरी 2020 से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने, देश के पहले। जनरल रावत का जाना सिर्फ एक संस्थान का नुकसान नहीं है और इसे देश का नुकसान बता देने से उस खाली जगह का विस्तार हमें नहीं समझ में आता है जो वो अपने पीछे छोड़ रहे हैं। वो भारत के इतिहास के सबसे बड़े सैन्य सुधार का नतीजा थे और बदले में उससे भी बड़े सैन्य सुधार को अंजाम दे रहे थे। कारगिल युद्ध के बाद सुब्रमण्यम कमेटी की रिपोर्ट में साफ कहा गया था कि तीनों सेनाओं में तालमेल की कमी है और इसे दूर करने के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की ज़रूरत है, लेकिन सरकारें हिम्मत नहीं कर पाईं। आखिर 2019 के स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री ने लाल किले से इस पद के सृजन का ऐलान किया और इसी पद पर पहली तैनाती मिली जनरल बिपिन रावत को। बिपिन रावत को जिम्मेदारी दी गई थी कि तीनों सेनाओं में समन्वय हो और इसके लिए ज़रूरी था थिएटराइजेशन। भारत में सबसे बड़े मिलिट्री रिफॉर्म के तौर पर थिएटर कमांड्स बनाने पर जनरल बिपिन रावत का खूब जोर रहा। तीनों सेनाओं की चिंताओं को दूर करना, उन्हें समझाना कि ये सुधार क्यों ज़रूरी है और सबसे प्रमुख एक रोड मैप तैयार करना जिस पर चलकर ये सुधार हो सके। देश में 5 थिएटर कमांड्स बननी है। फिलहाल हमारी तीनों सेनाओं की अलग अलग कमांड्स हैं, कुल 17 सिंगल सर्विस कमांड्स। एयरफोर्स और आर्मी की 7 हैं, नेवी की 3 हैं। थिएटराइजेशन के तहत तीनों सेनाओं की संयुक्त कमांड्स होने वाली थी, होंगी आने वाले समय में। एक कमांड में तीनों सेनाओं के एलिमेंट्स होंगे, साथ में रहेंगे, साथ में ट्रेन करेंगे, लड़ेंगे। जनरल रावत का बड़ा जोर था इस बात पे कि इस साल स्वतंत्रता दिवस पर पहली थिएटर कमांड काम शुरू कर दे। ये होने वाली थी एयर डिफेंस कमांड, लेकिन कुछ तकनीकी पहलुओं के चलते ये काम नहीं हो पाया। एक और विचार था जो जनरल बिपिन रावत ने मूट किया आर्मी चीफ रहते हुए, जब वो आर्मी चीफ थे, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स। थल सेना में कई सारे ब्रिगेड्स को मिलाकर इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स यानी आईबीजी बनाने का प्लान भी जनरल रावत का ही था। आईबीजी में आर्मर्ड, आर्टिलरी, मैकेनाइज्ड और एयर पावर का थोड़ा सपोर्ट मिला के सारी ब्रिगेड्स मिलाकर एक डिवीजन के बराबर की फॉर्मेशन बन जाती है ताकि ये सेल्फ सस्टेन रहे, मतलब एक मुकम्मल सेना की टुकड़ी की तरह बिहेव करे। चीन और पाकिस्तान से लगती सीमा पर आईबीजी तैनात करने का प्रस्ताव जनरल रावत ने ही रखा था।
इन बड़े रिफॉर्म्स वाले सुझावों के अलावा जनरल रावत की तरफ से सरकार को कुछ और सुझाव भी दिए गए थे। सेना के जवानों और ऑफिसर्स के रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने का सुझाव। प्रस्ताव में बताया था उन्होंने कि आर्मी में कर्नल और नेवी एयरफोर्स में कर्नल के समकक्ष रैंक के अधिकारियों की रिटायरमेंट एज 54 से बढ़ाकर 57 साल की जाए। ब्रिगेडियर व इनके समकक्ष अधिकारियों के रिटायरमेंट एज को बढ़ाकर वो 56 से 58 साल करवाना चाहते थे और मेजर जनरल व समकक्ष अधिकारियों की रिटायरमेंट एज वो 58 से बढ़ाकर 59 साल करने का उन्होंने प्रस्ताव दिया था। इन सुझावों को लेकर जनरल रावत की तरफ से सरकार को जो चिट्ठी गई थी उसमें इन प्रस्तावों की वजह भी लिखी थी। इसमें उन्होंने कहा था कि सीनियर पोजीशंस पर कम वैकेंसीज होने की वजह से कई अधिकारियों को लगता है कि वो ऊपर तक नहीं पहुंच पाएंगे, इसीलिए बीच में नौकरी छोड़कर दूसरे सेक्टर्स की तरफ चले जाते हैं और उनके जाने से हाई स्किल्ड मैन पावर का नुकसान सेना को उठाना पड़ता है। जनरल रावत दो और प्रमुख चीज़ों पर ध्यान दे रहे थे, बजट का रैशनलाइजेशन और डाउन साइजिंग। दोनों चीज़ें बहुत विस्तृत हैं, इस प्रोग्राम के स्कोप से बड़ी हैं आज के शो के, फिर भी हम थोड़े में समझाने की कोशिश करेंगे। बजट रैशनलाइजेशन का सीधा मतलब ये हुआ कि आपके पास जितना बजट है और जितनी आपकी ज़रूरतें हैं उसमें आप प्रायोरिटी के हिसाब से डिसाइड कीजिए कि किस चीज़ की ज़रूरत आपको पहले पड़ेगी और किस चीज़ के बिना आप अभी काम चला सकते हैं। जनरल रावत का जिस तरह एक सुझाव था कि इंडियन नेवी को अपने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि दूसरा स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर जो होगा उसकी जगह सबमरीन्स पर ध्यान लगाना चाहिए क्योंकि बजट सीमित है और फिलहाल ज़्यादा ज़रूरत पनडुब्बियों की है। दूसरा नंबर है डाउन साइजिंग का, जो वो करना चाहते थे, जिस पे काम चल भी रहा है। डाउन साइजिंग से मतलब ये है कि भारत में जितनी स्टैंडिंग आर्मी का जो साइज़ है उससे कम किया जाए। भारत में आज दुनिया की सबसे बड़ी स्टैंडिंग आर्मी है, रूस से भी बड़ी, अमेरिका से भी बड़ी, चीन से भी बड़ी, जिसकी ज़रूरत नहीं है। 2021 में और ये कहें कि 21वीं सदी की जो तकनीक है, जो टैक्टिक्स हैं, जो नए तरीके हैं लड़ाई के, उसमें इतने सारे लोगों की ज़रूरत नहीं है और इसीलिए आप मैन पावर कम करके तकनीक पर आपका और टैक्टिक्स पर अपना जोर बढ़ा सकते हैं। इनके अलावा भी कई रिफॉर्म्स पर जनरल रावत काम कर रहे थे और इसलिए उनके अचानक चले जाने से काफ़ी कुछ अधूरा रह गया है। इससे पहले भी देश ने सेनाध्यक्षों को खोया है। मिसाल के लिए 1996 में जनरल बिपिन जोशी का देहांत हो गया था, लेकिन तब उनकी जगह तुरंत उप सेनाध्यक्ष ने चार्ज ले लिया था। एक स्मूथ ट्रांजिशन था। जनरल रावत CDS थे, पहले थे, इसीलिए उनकी जगह कौन लेगा ये एक बड़ा सवाल है और मोदी सरकार के लिए अब ये संकट भी है कि CDS के पद को खाली कैसे छोड़ा जाए, क्योंकि उसे एक भी दिन खाली नहीं छोड़ सकते हैं। इतनी सारी जिम्मेदारियां इस पद पे है और यहाँ सिर्फ एक व्यक्ति का चुनाव ही जटिल नहीं होगा, एक ऐसे अधिकारी की खोज करनी होगी जो जनरल रावत के सुधार कार्यक्रम को, उनके रिफॉर्म एजेंडा को जारी रख सके उसी कॉम्पिटेंस के साथ। उनकी जितनी जिम्मेदारी आज तक भारत के सैनिक इतिहास में संभवतः किसी अधिकारी को नहीं दी गई। इसीलिए आज दिन भर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठकें करते रहे और दिन ढलने के साथ साथ देश के 4 सबसे ताकतवर मंत्रियों की बैठक भी हो गई। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक की बात कर रहे हैं। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, उनके साथ NSA अजीत डोभाल हुए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आई और गृह मंत्री अमित शाह भी थे। देखना होगा कि सरकार इस संकट से उबरने के लिए क्या योजना बना पाती है। फिलहाल खबर यह है कि जनरल रावत के पार्थिव शरीर को 9 दिसंबर को दिल्ली लाया जाएगा, जहां सैनिक परंपराओं के अनुरूप उन्हें अंतिम सलामी दी जाएगी। वो अपने पीछे 2 बेटियां छोड़ गए हैं और एक कृतज्ञ राष्ट्र जो उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। दिल ऑन टॉप परिवार भी जनरल रावत को अंतिम सलाम भेजता है। ओम शांति।